हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपर्चर एंटीना एंड कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट। लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज़ एंटीना एंड टाइप्स ऑफ एंटीना पढ़ा था। सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीना होता क्या है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुराना जो था। बात करें एंटीना क्या होता है। इट रेडिएट और रिसीव रेडियो वेव्स। क्या करता है भाई एंटीना, क्या करता है, रेडिएट या फिर रिसीव करता है रेडियो वेव्स को। ठीक है, रेडियो वेव्स को या तो रेडिएट करेगा या रिसीव करने का काम क्या करता है, कौन करता है, एंटीना। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एंटीनास कितने टाइप के होते हैं। तो आपने एंटीनास डिफरेंट टाइप के देखे हुए हैं, कभी सर्कुलर शेप में देखे हैं, तो कभी आपने वायर फॉर्म में देखे हैं, कभी चिप फॉर्म में देखे हैं, तो कभी आपने हॉर्न की फॉर्म में देखे होंगे। तो ये एंटीनास होते हैं और डिफरेंट टाइप के एंटीनास है, स्ट्रक्चर्स है। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें सबसे पहला जो पढ़ा था वायर एंटीना पढ़ा था। तो वायर की फॉर्म में एंटीना होता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वायर एंटीना कहलाते हैं। इसके बाद अपर्चर एंटीना क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेव गाइड के साथ एक स्ट्रक्चर लगाते हैं, किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में या किसी सर्कुलर फॉर्म में अपर्चर लगाते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं हम, अपर्चर एंटीना। इसके बाद एरे एंटीना, तो एरे की फॉर्म्स लेते हैं और एरे की फॉर्म्स में हमारे पास जो एंटीना यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, एरे एंटीना कहलाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर एंटीना, जो एंटीना रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को और उसके कारण हमारे पास उसके लिए डायरेक्शंस मिलती है, तो वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टर एंटीनास कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो था वो हमने पढ़ा था लेंस एंटीना क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो रेडियो वेव्स हैं उनको क्या करते हैं हम, रिफ्रैक्ट करते हैं भाई, और रिफ्रैक्ट करके उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं रेडियो वेव्स को या वेव्स को। तो ये क्या कहलाता है, लेंस एंटीना कहलाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंटीनास हैं जो हम पढ़ चुके हैं। नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है अपर्चर एंटीना, क्योंकि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे केवल अपर्चर एंटीना और कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट्स है, तो हम अपर्चर एंटीना को ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अपर्चर एंटीना। अपर्चर एंटीना आर मोस्ट कॉमन एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। अब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी है, चूँकि हम पढ़ भी ये माइक्रोवेव ही रहे हैं, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो टॉपिक दिया हुआ है अपर्चर एंटीना वो इसी में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की रेंज में अगर कोई एंटीना यूज़ किया जाता है तो वो अपर्चर एंटीना कहलाता है। ठीक है ना। द वेव गाइड हॉर्न्स में बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और कैन टेक एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारे पास ये अपर्चर एंटीना है, इस अपर्चर एंटीना को हॉर्न एंटीना भी कहते हैं भाई, हॉर्न एंटीना भी कहते हैं अपर्चर एंटीना को। तो अगर किसी वेवगाइड में जो हॉर्न्स लगाए जाते हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं तो वो अपर्चर एंटीना कहलाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो अपर्चर एंटीना है वो अलग अलग स्ट्रक्चर रखता है। वो स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, या फिर सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके अपर्चर एंटीना। अगर मैं आपको अपर्चर एंटीना दिखाना चाहूँ तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं इसके अंदर, ये हमारे पास अपर्चर एंटीनाज़ हैं भाई। अपर्चर एंटीनाज़ बोल दो या हॉर्न एंटीनाज़ बोल दो, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है अपर्चर एंटीनाज़ के। ये देख ही लीजिए। तो सबसे पहला ये वाला है हमारे पास, ये इधर की तरफ वेव गाइड है जिसमें हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज वाली वेव्स को ट्रांसमिट करवाते हैं, और आगे ये हॉर्न एंटीना लगा हुआ है। ठीक है ना, ये अपर्चर एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, ये ई प्लेन में काम करता है भाई। ई प्लेन क्या होता है, तो आपने टीज़ वगैरह पढ़ी हुई होगी, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं हम, उसमें जो माइक्रोवेव्स है
उसमें एक पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट को ट्रांसमिट होने देते हैं। तो हम जैसे अगर मैं माइक्रोवेव्स की बात करूं तो माइक्रोवेव्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में हमें मिलते हैं भाई। ठीक है, प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आते हैं और किसी एक डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड को लेके आते हैं। तो ये टी टाइप की हमारे पास टी टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, या जो वेव गाइड है वो टी स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो टीज़ कहलाती है भाई। तो ये आगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस में टीज़ नहीं है, वैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हुई है थोड़ा बहुत टीज़ के बारे में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट बता दिया उसका, ताकि आप क्या है वो थोड़ा सा याद आ जाए। अगर नहीं भी याद आता है तो हमारे इतना ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम टीज़ पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो ये वेव गाइड है इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एक अपर्चर लगा दिया। ठीक है, ये एक अपर्चर लगा दिया, तो ये क्या कहलाती है आपके अपर्चर एंटीना। ये क्या कहलाता है, अपर्चर एंटीना। तो ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती है तो ऐसे भी हो सकती है। अगर नेक्स्ट देखें पिरामिड शेप में कि भाई हमारे पास सभी तरफ से एक जैसी हो, तो हमारे पास पिरामिड शेप ये होगी। इसके अलावा अगर हम सिलेंड्रिकल वेव गाइड लेते हैं तो सिलेंड्रिकल वेव गाइड में हमारे पास जो एंटीना होगा वो कॉनिकल शेप में होगा। अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव गाइड है, ये हमारे पास देख लो, ये सिलेंड्रिकल वेव गाइड है। अगर सिलेंड्रिकल वेव गाइड है तो हम जो यहाँ पर अपर्चर एंटीना यूज़ करने वाले हैं वो कैनोनिकल शेप में होगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न एंटीनास या फिर अपर्चर एंटीनास कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पर। तो हमारे पास जो एंटीनास हैं वो स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, और कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन भी हम ले सकते हैं। तो ये अपर्चर एंटीना हो जाएंगे। ठीक है, अपर्चर एंटीना आर सुटेबल फॉर स्पेस एप्लीकेशन बिकॉज दे कैन बी माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अपर्चर एंटीना है वो अपर्चर एंटीना स्पेसक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम स्पेस में इंफॉर्मेशन भेज सकें या स्पेस से इंफॉर्मेशन हम ले सकें। तो स्पेस एप्लीकेशंस में हम इस अपर्चर एंटीना का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इट इज़ सुटेबल फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। ठीक है, सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर अपर्चर एंटीना आर बोथ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो रेडिएशंस का सोर्स है अपर्चर एंटीना के लिए वो दोनों टाइप का हो सकता है। वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। अब हमने ये कहा है कि माइक्रोवेव जो है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाएगा। तो हमारे पास जो वेव्स हैं वो दोनों ही कंडीशन में हमें मिल रही है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें मिल रही है तो हमारे पास जो करंट आती है, वैसे तो हमने जो पढ़ी हुई है वो चार्जेस के कारण आती है करंट, और चार्जेस के कारण हमारे पास जो करंट आती है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है भाई। क्या कहलाती है वो? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट। तो हमने कभी भी ये नहीं पढ़ा है कि मैग्नेटिक करंट होती है, क्योंकि हमने जितनी भी करंट्स पढ़ी है वो क्या होती है, आपके इलेक्ट्रिक करंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के कारण जो हमारे पास करंट आती है वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या है, मैग्नेटिक करंट। यानी कि कंसेप्ट समझना है कि मैग्नेटिक करंट होती क्या है और आती कहाँ से है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, मैग्नेटिक करंट या कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट। चलिए भाई,
सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन होती है, पहली तो ये मतलब कि जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है वो ये होती है, और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये वाली होती है भाई। ठीक है, तो हमने ये मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ी हुई है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल टी और डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू डेल डी बाई डेल टी प्लस जे। जो हमारे पास डी, जे और बी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन करंट है और डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती है आपके, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन करंट, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशंस दिखाई देती है। जो इक्वेशंस है यहाँ पर ये तो शो करेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आ रही है भाई। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, जे क्या बताता है, करंट डेंसिटी को बताता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करंट डेंसिटी को बताता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाली इक्वेशन की, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर H है और यहाँ पर E है। E की जगह पे क्या है, H। इसको जब हम मैग्नेटिक करंट का कंसेप्ट समझते हैं तो मैक्सवेल की इन्हीं इक्वेशंस के आधार पर करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो सकती है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो सकती है अगर मैं क्या करूं, इसमें कोई ना कोई एक पार्ट ऐड कर दूं। जैसे अगर मैं बात करूं m ऐड कर दिया मैंने इसमें, अब अगर मैंने इसमें m ऐड कर दिया तो ये इस इक्वेशन की तरह होगी। अब इस इक्वेशन की तरह होगी तो ये अगर इक्वेशन यूज़ करते हैं तो ये बताती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ये समझूं तो यहाँ पर H की जगह क्या है, E, और H था तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक। अगर यहाँ पर E है तो हम इसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक करंट। इसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक करंट। तो इसका कंसेप्ट यहीं से आता है भाई। इसका कंसेप्ट कहाँ से आएगा, इसी जगह से आएगा कि अगर हमें EM वेव्स को सॉल्व करना है, अगर हमें EM वेव्स को सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो हमारे पास ये करंट डेंसिटी थी वो इस करंट डेंसिटी से हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम इस करंट डेंसिटी को इस वाली करंट डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले ये वाली जो करंट डेंसिटी थी ये तो क्या दे रही थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट को, और जो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक करंट को। किसको शो करेगी, मैग्नेटिक करंट को शो करेगी। लेकिन यहाँ पर जब हमने ये माइनस m ऐड किया है, ये कोई हमारे पास एक्चुअल में है नहीं, ये हमारे पास एक फिक्टिशियस है। क्या है ये, फिक्टिशियस है। ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक करंट देता है हमें। ठीक है ना, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम यही मान रहे हैं कि हमारे पास ये एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक करंट का कंसेप्ट है वो केवल इतना सा बताता है कि अगर हमें EM वेव्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो वेव्स आ रही है वो इलेक्ट्रिक करंट में तो सोल्व होता ही है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक करंट में भी सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक करंट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इससे सोल्व करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट में तो सोल्व करते ही हैं, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो रोल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमें वही चीज़ लेनी है। अब वो चीज़ लेनी है तो हम क्या करते हैं, एक फिक्टिशियस करंट डेंसिटी लेते हैं जो कि मैग्नेटिक करंट डेंसिटी को शो करेगी। तो यहाँ पर देखते हैं, देयर इज़ नो आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट
देयरफॉर नो मैग्नेटिक कंडक्शन करंट एग्जिस्ट। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आइसोलेटेड चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक कंडक्शन करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम यूज़ फिक्टिशियस मैग्नेटिक करंट्स एंड चार्ज। तो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्टिशियस मैग्नेटिक करंट एंड चार्जेस को अज्यूम करेंगे। ठीक है, फिक्टिशियस मैग्नेटिक करंट एंड चार्ज को अज्यूम करेंगे। तो मैंने यही बताया आपको कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई मैग्नेटिक करंट होता तो नहीं है, लेकिन उसको हम अज्यूम कर सकते हैं, फिक्टिशियस मैग्नेटिक करंट लेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। If the radiation for an aperture is found using magnetic current and charge, if radiation field for aperture is found using magnetic current and charge, therefore expression for field due to magnetic charge and current will be developed। तो अगर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक करंट की फॉर्म में आ रहा है रेडिएशंस, तो हम यहाँ पर जो ऊपर जो इक्वेशंस लिखी थी उन्हें मॉडिफाइड कर सकते हैं, या मैग्नेटिक करंट हम यूज़ करके उसे डेवलप कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड इक्वेशंस क्या हो जाएगी मैक्सवेल की, तो वो हो जाएगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल टी प्लस जे कैप जे वेक्टर। ये तो थी सही, इसमें क्या कर देंगे हम माइनस एम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, माइनस एम को ऐड कर देते हैं। अब ये देख लो दोनों इक्वेशंस कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। अब ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हो गई तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर इस वाले इक्वेशन को अगर ये मानते हैं और ये वाले इक्वेशन अगर ये मानते हैं तो हमें क्या कंसेप्ट मिलेगा, मैग्नेटिक करंट का। क्या कंसेप्ट मिलेगा, मैग्नेटिक करंट का कंसेप्ट मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो एम क्या है, मैग्नेटिक कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है ना, एम क्या है, मैग्नेटिक कंडक्शन करंट डेंसिटी है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर हमें ये दो इक्वेशंस मिली, एच डॉट डी एस इज इक्वल्स टू शाई प्लस आई एंड ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस फाई माइनस के। तो इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हमें। तो भाई देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन को जैसे जैसे सोल्व कर रहे हैं, सेकंड वाली इक्वेशन भी वैसे के वैसे ही सोल्व होती जा रही है। तो कोई अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जो हम इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट में करते थे। तो हम जो मैग्नेटिक करंट का कंसेप्ट लिया है बिल्कुल सही चल रहा है हमें अभी तक। चलिए भाई आगे देखते हैं। नाउ कंसिडर द केस व्हेन ओनली मैग्नेटिक करंट एंड चार्जेस आर प्रेजेंट। अब क्या ले लिया हमने, ओनली मैग्नेटिक करंट है उसमें, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट की जगह केवल क्या है, मैग्नेटिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो जे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और एम इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 विच आर रिटर्न एज। तो डेल क्रॉस एच एम एप्सिलॉन नॉट ई एम डॉट, ई एम डॉट है भाई यहाँ पर, ये जो है ना ये डॉट है। ठीक है ना, ई एम डॉट, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैग्नेटिक करंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ठीक है, और हमारे पास सेकंड वाली जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या होगी, डेल क्रॉस ई एम इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एच डॉट एम। ठीक है ना, एच डॉट एम हो जाएगा माइनस कैपिटल एम। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट, दिस शुड बी कंपेयर्ड विद द फैमिलियर रिलेशन रिटर्न फॉर द इलेक्ट्रिक करंट ओनली। तो पहले हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट को ज़ीरो किया और केवल क्या रखा, हमने मैग्नेटिक करंट को रखा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आई। अब हमें जो इक्वेशंस जानते हैं वो कौन सी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट तो लेंगे लेकिन मैग्नेटिक करंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो हम उससे कंपेयर करेंगे। तो हम उसके लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर केवल इलेक्ट्रिक करंट हो तो m इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और j इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पर, डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल्स टू माइनस म्यू
एच डॉट ई, ठीक है ना, और डेल क्रॉस एच ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ई प्लस जे। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ रही है जब हमने इलेक्ट्रिक करंट लिया है। जब मैग्नेटिक करंट लिया है तो ये वाली इक्वेशन आ रही है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके देखो, तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो ये वाली जो इक्वेशंस है वो इसी के जैसी आ रही है भाई। क्या कहा हमने कि ये वाली जो इक्वेशन है वो इसी के जैसी इक्वेशन आ रही है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है ये, आइडेंटिकल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 3 and 4 को कंपेयर किया तो दीज आर आइडेंटिकल सेट्स इफ़ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ आर इंटरचेंज। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ को अगर इंटरचेंज कर भी देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो हमने मैग्नेटिक करंट का कंसेप्ट लिया है वो भी एक्चुअल वही रिज़ल्ट देता है जो हम इलेक्ट्रिकल करंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट के बेस पर हमने पोटेंशियल निकाला हुआ है तो मैग्नेटिक करंट से भी निकाल सकते हैं भाई। तो मैग्नेटिक करंट से क्या आएगा, इन दिस केस F इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल एंड phi m एज एन आर्बिट्री मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, H इज़ इक्वल्स टू, या आप वो वाला ले लो जो हमारे पास नोन है, B इज़ इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए वेक्टर। ये वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पर हम अगर मैग्नेटिक करंट के लिए लें तो B की जगह क्या आ जाएगा, E डेल क्रॉस ए, ठीक है ना। और B इज़ इक्वल्स टू म्यू एच होता था ना, और यहाँ पर E इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो हम देख लो यहाँ पर, तो हमने अगर मैग्नेटिक करंट लिया तो मैग्नेटिक करंट के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना वो क्या हो जाएगी, EM इज़ इक्वल्स टू -1/एप्सिलॉन डेल क्रॉस H, और HM इज़ इक्वल्स टू दिस। तो हमने जो इक्वेशंस यूज़ की थी वहाँ पर वही इक्वेशंस आई है, कोई अलग नहीं आई है। और जो इक्वेशंस आ रही है वो जहाँ पर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक करंट के लिए है पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल F वेक्टर और phi m स्केलर पोटेंशियल होगा। तो इक्वेशंस वही है, कोई अलग नहीं है। तो हम जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वहाँ पर होता है हमारे पास B इज़ इक्वल्स टू डेल क्रॉस F या A वेक्टर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। और यहाँ पर E इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल फाई प्लस या माइनस डेल A वेक्टर बाई डेल T, ठीक है। तो डेल T, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक करंट के लिए इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन हमें समझ में आ गई। अब अगर मैं वेव इक्वेशन की बात करूं तो वेव वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, ये वाली हो जाएगी मैग्नेटिक करंट के कंसेप्ट के आधार पर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी पढ़ी हुई है आपने। तो करना क्या है, हमें जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का जो कंसेप्ट यूज़ करते हुए इक्वेशंस आ रही थी उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जगह, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूज़ करते हैं, करंट डेंसिटी की जो हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी यूज़ करते थे उसकी जगह हम मैग्नेटिक करंट डेंसिटी यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जितना भी फॉर्म होगा वो सारा का सारा किसके लिए आ जाएगा, मैग्नेटिक करंट को कंसेप्ट को समझाएगा कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं, मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर पोटेंशियल, और ये हो जाएगा हमारे पास स्केलर पोटेंशियल। इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है, केवल वही कंसेप्ट लगाते हुए हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा और फाई M इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो हमने पहले जो लिया था इलेक्ट्रिक करंट के लिए उसी कंसेप्ट को लेते हुए हम मैग्नेटिक कंसेप्ट को समझते जा रहे हैं और उसके लिए वैल्यूज़ लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल और ये हो जाएगा स्केलर पोटेंशियल। इफ़ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट and charge distribution are involved, then total magnetic and electric field strength will be given as। तो अगर हमारे पास दोनों ही दे रखे हों भाई, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट दोनों ही हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल E और H होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पार्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट का भी पार्ट होगा और मैग्नेटिक करंट का पार्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल आ जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों को ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट, ठीक है ना। जिसमें मैग्नेटिक करंट भी हो, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट भी हो, दोनों हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल आ जाएगी फील्ड स्ट्रेंथ। और जब एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है तो वहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मिल जाएंगे जब हम दोनों को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट दोनों का यूज़ करते हैं, तो ठीक है ना, दोनों इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने पोटेंशियल देख ही लिया था, पोटेंशियल का हम अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसके कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैग्नेटिक करंट का कंसेप्ट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो सबके पास मेरे नंबर मौजूद हैं, ठीक है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो, जैसे नॉइज़ प्रॉब्लम है या वीडियोज़ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, टेक केयर।